गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। और मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने वादा किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो लाइव क्लास से अलग है, वो मैं लेकर आया हूं, जिसका थीम जो है वो ऑफ कोर्स पोस्टल वॉल्यूम मैनुअल, पोस्टल मैनुअल का वॉल्यूम 2 जो है, चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 8 तक का, जो पेपर 3 के बहुत सारे पार्ट कवर करता है। आई थिंक पेपर 3 में तो पूरा इन्हीं चैप्टर्स के बीच में है, और उसके अलावा कुछ जो है अदर पेपर्स में भी है, वो हम अलग से भी कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो पीडीएफ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी पूरा हो जाएगा। 2 लाइव क्लासेस थी, वो भी पूरी हो जाएंगी। एंड लास्टली ये जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था आपके रिवीजन के लिए या आपके रेफरेंस के लिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 के। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने उनको एक टर्म दिया है और मैं अपने पढ़ाई के दिनों से ही टर्म यूज़ करता आया हूँ, वो है बॉस पॉइंट्स। बॉस पॉइंट्स इसीलिए कि ये आपको बॉस अराउंड कराने के लिए हैं, ये पॉइंट्स आपको बॉस बनाने के लिए भी, अगर आप एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं तो मतलब एग्जामिनेशन की इस नहर को, इस नदी को, इस समंदर को पार कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है रूल नंबर वाइज है, और रूल नंबर के साथ उसके बॉस पॉइंट्स हैं। तो रूल नंबर मैं नहीं बोलूंगा, बट उनके पॉइंट्स जो है इसके बारे में हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट है उसको पोस्टल और पोस्टल से रिलेटेड मैटर्स जो हैं उसके ऊपर सारे नियम बनाने का अधिकार है। और ये अधिकार जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, आप जानते हैं आईपीओ एक्ट जो है हमारा, उसके द्वारा गवर्न होते हैं। तो यही एक पॉइंट है छोटा सा जो लिखा हुआ है वहां पे। इसके अलावा जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है दोस्तों, आप हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की हायरार्की को समझते हैं। सबसे ऊपर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब के पास उनकी एक तरीके से उनकी चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए 6 हाथ हैं, आप कह सकते हैं। और वो जो 6 हाथ हैं, दो 6 हैंड्स आर कॉल्ड दी मेंबर्स। तो जो मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी, इनको मिलाकर जो पोस्टल सर्विस बोर्ड बनता है, दैट इज द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इट कंप्राइजेस ऑफ द चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी महोदय होते हैं, एंड 6 मेंबर्स जो कि होल्ड करते हैं मेंबर पी, मेंबर ओ, मेंबर टेक्नोलॉजी, मेंबर पीएलआई बैंकिंग डीबीटी, एंड मेंबर पी, ये प्लानिंग वाले, वो पर्सनल वाले। एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट, एफएबी कहते हैं इनको। आपने सुना होगा टर्म रीफा, सीफा। रीजनल लेवल पे रीफा होते हैं, सर्किल लेवल पे सीफा होते हैं, और डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो परमानेंट इनवाइटीज होते हैं बोर्ड के। इसका मतलब ये हुआ कि whenever the board is meeting for something important or unimportant, these two people forms part of the board. They are the permanent invitees of the board, because जब भी कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो फाइनेंशियल एडवाइजर तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोग जानते हैं। अगर आपके पेपर में आए तो प्लीज इंश्योर कि आप 23+1 सर्किल, बेस सर्किल इज फॉर आर्मी पोस्टल सर्विस। So there are 23 circles and apart from that there is a base circle. तो ये आपको याद रखना है कि 23+1 जो है बेस सर्कल है। आर्मी पोस्टल सर्विस का हेडक्वार्टर आपको 56 एपीओ, 99 एपीओ, यू आर वेल वर्स्ड विद इट, सो आई वोंट गो इनटू इट। 1 सीबीपीओ, 2 सीबीपीओ क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं उसको। लेकिन एक चीज़ जो मुझे भी इसको बनाते में पता चली, इनफैक्ट बहुत यूनिक चीज़ थी, कि जो आर्मी पोस्टल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट है, यू गाइज नो दैट द सिविल विंग पीपल दे गो ऑन डेपुटेशन टू द एपीएस। 75% जो है उसके रैंक्स हैं एपीएस के, वो फिलअप किए जाते हैं डिपार्टमेंटल साइड से, यानी पोस्ट ऑफिस से, सिविल पोस्ट से लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। तो टोटल पद जो हैं, टोटल पोस्ट जो है एपीएस की, 75% ऑफ द रैंक्स are filled up through that deputational service, and remaining personnel they are recruited by the army itself. So 75% is worthy enough to be asked in any examination. अगर किसी की नजर पड़ गई तो पूछ लेगा वो आपके एग्जाम में। इसके अलावा द विजिलेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स
जो हमारे विजिलेंस सेल के हेड है यानी डीडीजी हो सकते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है इसके डीडीजी हो सकते हैं। आईआर डिवीजन आप जानते हैं, सुना होगा आपने, विजिलेंस डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंटरनेशनल आईआर रिलेशन एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये तीन जो लोग हैं ना, ये सीधे सेक्रेटरी पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं। देयर मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन दैट द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू द whom? Then your answer will be secretary post, not DG post or not any member also. डिपार्टमेंट कितने हिस्सों में बटा हुआ है? तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वैसे जब हम लोग सोचते हैं तो हम कहते हैं भाई एक हिस्सा तो जो है हमारा बैंकिंग है, एक हमारा इंश्योरेंस का हिस्सा है, एक हमारा आर्मी का हिस्सा है, एक हमारा आरएमएस वाला हिस्सा है। बट दोस्तों, एज पर द वॉल्यूम, द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम सेकेंड, द फैक्ट इज दैट for the purpose of administration, the Department of Post is divided into three wings. First is postal operations, second is civil wing, आप जानते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क होता है डिपार्टमेंट में, एंड थर्ड इज फाइनेंस एंड अकाउंट्स विंग, जहां पे हमारे एओज, डबल एओज और डीएपी वगैरह आती हैं। पोस्टल ऑपरेशंस में ही आरएमएस इंक्लूडेड है। इसका मतलब दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि जो एपीएस वाला पार्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली सेपरेट रखा गया है, या कह सकते हैं वो बिल्कुल ही अलग से मैनेज किया जाता है, और वो भी देखा जाए तो पोस्टल ऑपरेशंस के लिए ही है, बट उसका नाम यहाँ पर नहीं है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, नो रॉकेट साइंस इनटू इट, आप अच्छे से जानते हैं क्या है। रूल नंबर 6 हैज बीन डिलीटेड, अगेन रीइटरेटेड 23+1 बेस सर्किल, आप जानते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सर्किल्स, सर्किल्स आर डिवाइडेड इनटू द रीजन्स, रीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। जैसे उत्तर प्रदेश में 46 डिविजन्स हैं, डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, एंड देन सब डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ओवरसीयर बीट्स, एंड ओवरसीयर बीट्स यू में से आर डिवाइडेड इनटू बीओज, एंड बीओज का डिलीवरी जुरिस्डिक्शन होता है, दैट इज द होल हायरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द डीजी पोस्ट, पोस्टल सर्विस बोर्ड, हेड ऑफ द सर्किल, अदर ऑफिसर्स कहां दी गई है? दोस्तों हेडिंग पढ़िएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 का। इसकी हेडिंग ही ये है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर है इन लोगों की वो दी गई है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, कई लोग वॉल्यूम 8 बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट जहां तक मैंने पढ़ा, आप भी जाइएगा गूगल करिएगा पोस्टल वॉल्यूम 3, उसकी जब हेडिंग देखेगा ना तो ऊपर यही लिखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इट इज सेट आउट इन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3। प्लीज 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 एंश्योर कि आप इसको एकदम याद रखें, भूले ना। PSD, पोस्टल स्टोर डिपो, दे आर अंडर द कंट्रोल, किसके कंट्रोल में होती है? हेड ऑफ द सर्कल्स के होती है। हेड ऑफ द सर्कल मतलब चीफ पीएमजी साहब की यहां पर बात हो रही है। पोस्टल फॉर्म्स जो हैं मेनली कहां प्रिंट होते हैं? अब तो देखिए आप जानते हैं प्राइवेटली भी बहुत सारे प्रिंट हो रहे हैं। किताबें हैं पहली की रूलिंग के हिसाब से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रेसेस है ना उसके अंदर प्रिंट होते हैं। आप देखते होंगे विड्रॉल फॉर्म के नीचे कॉर्नर में ना 1 करोड़ 2 करोड़ लिखा रहता था, वो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसेस से प्रिंट होके आ रहे होते हैं। बट हाँ अभी भी वहीं होते हैं कई, बट प्राइवेटली भी आजकल जो है फॉर्म्स टेंडरिंग के थ्रू भी हो जाते हैं। जैसे अच्छा हेड ऑफ द सर्कल जो है लोकल प्रिंटर के थ्रू करवा भी सकते हैं, तो ये सब चीजें जनरल हैं, इतनी पूछे जाने वाली नहीं है। हाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक और हैदराबाद, you guys know that stamps are directly supplied from Nasik and Hyderabad through to PSD, and philately stamps are directly supplied to the philatelic bureau। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये हमको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है हमारी? 2 हैं। ट्रेनिंग यूनिट्स इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पोस्टल वॉल्यूम में तो दिया ही है, इसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट में भी ये है। दिस ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट इन द एनुअल रिपोर्ट, एंड इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट देन देयर इज अ गुड चांस दैट दिस मे बी आस्क्ड, एंड द आंसर इज देयर आर 6 PTCs एट द मोमेंट। कहाँ कहाँ है आप पढ़ लीजिएगा, एंड 1 Rakanpa, that is the officers training. Group B and above officers are trained here. Rakanpa is Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy, Staff College it is said. Controller of Foreign Mails is situated in Mumbai, and Director of the Postal Life Insurance is here in Kolkata. 11 to 114 ये पूरे टेलीग्राफ से रिलेटेड थे। जो हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ का TNT डिपार्टमेंट का T था तो हमारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। 115
here we start that thing, what thing, petitions, representation and petitions. We have separately discussed it in the video, हमने सभी कुछ डिस्कस किया है, बट फिर भी फटाफट हो जाएगा. Any representation with a not an appeal should be designation and petition. तो कहने का मतलब है जो भी रिप्रेजेंटेशन अपील नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होती हैं. इसकी डिटेल मैंने उस वाले लाइव वाली क्लास में डिस्कस की है, बट इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है. कंपिटेंट अथॉरिटी को एड्रेस की जाती है हमेशा. कौन सी कंपिटेंट अथॉरिटी को? द अथॉरिटी हु इज कंपिटेंट टू पास द ऑर्डर ऑन सब्जेक्ट मैटर. भाई अगर आपको क्रिकेट मैच में ओवर चाहिए तो आप भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान से थोड़ी ओवर मांगेंगे, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, MS धोनी से, इनसे ही तो मांगेंगे. हु इज कंपिटेंट टू पास दैट ऑर्डर कि हाँ भाई इसको ओवर दे दो, लेट हिम बोल और लेट हिम टेक द पेनल्टी इन द फुटबॉल मैच, यू विल आस्क योर कैप्टन. सो बेसिकली अ पिटीशन शुड बी एड्रेस्ड टू द अथॉरिटी हु इज कंपिटेंट टू पास ऑर्डर. अगर उसके पास उसको पास करने की क्षमता ही नहीं है तो उससे फिर पिटीशन करके फायदा ही क्या होगा. ठीक है, तो ये चीज का है. एंड इट शुड ऑलवेज बी थ्रू प्रॉपर चैनल. आप लोगों को पता है, बात कुछ ज्यादा इसके अंदर समझने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट अलाउड. किसी एक मुद्दे के ऊपर इफ वी ऑल कलेक्ट टुगेदर एंड देन वी साइन अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन एंड पुट अप, it is not allowed. However, identical petitions are allowed. Identical petition से मतलब ये है that my issue and your issue can be the same. So we can submit separate petitions which can be identical in nature. But if we have the same problem, we are not supposed to submit representations jointly. पिटीशन मस्ट एंड विद स्पेसिफिक प्रेयर. अगर आपको ध्यान हो, आई गेव यू एन एग्जाम्पल. देयर इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार. दैट वॉज अ नॉर्मल पिटीशन. इट कैन नॉट बी इवन काउंटेड एज अ पिटीशन अनटिल एंड अनलेस उसका लास्ट वाला पार्ट आता है, भूल नहीं जाना रे, जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार, भूल नहीं जाना रे. सो एवरी पिटीशन मस्ट एंड विद अ प्रेयर कि भैया भूल नहीं जाना रे. दैट वे. As far as these rules are concerned, it must be in English. It is given over here that a petition, as far as practical, must be in English. Okay? अगर कोई पिटीशन हायर अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, किसके संबंध में? किसी लोअर अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है या कोई आपकी बात नहीं सुनी है या आपके पिटीशन पे कोई रिस्पांस दिया है या नहीं दिया है और आप हायर अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं, तो बस इतना ही कह रहा है कि जो लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिए हैं उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो जरूर सबमिट करनी चाहिए हमको जब भी हम हायर अथॉरिटी को पिटीशन दे रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है भाई, तभी तो वो कंसिडर करेगा कि इसकी लोअर अथॉरिटी ने ये कह दिया है, तो उस ऑर्डर को जो है हम लोग को 100% लगा के देना है जब हम हायर अथॉरिटी को जो है पिटीशन दे रहे हैं. हाउएवर दीज इंस्ट्रक्शन आर एप्लीकेबल ओनली टू दोज केसेस विच आर नॉट गवर्नड बाय द CCS CCA रूल्स. तो ये कह रहा है कि भाई ये पिटीशन उसकी बात हो रही है जो CCS CCA वाली बात है. अगर CCS CCA रूल्स के अंदर कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो आप जानते हैं दैट इट इज टू बी एड्रेस्ड टू द अपेलेट अथॉरिटी. पे अपील करेंगे ना, उसमें अपेलेट अथॉरिटी दे रखी है कि भाई ये डिसीजन अगर आपके खिलाफ कोई लेगा तो उसकी अपेलेट अथॉरिटी कौन है, द हायरार्की इज गिवन. तो उस केस की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है. तो अगर CCS CCA रूल्स का कोई मैटर है तो अपेलेट अथॉरिटी जो होगी सॉरी वो अपेलेट अथॉरिटी को आपको जो है अपना जो अपील है वो दायर करनी है, पिटीशन जो है दायर करनी है. और एक चीज ध्यान रखिए पेपर में आने वाली चीज, दैट इफ अपेलेट अथॉरिटी इज द हेड ऑफ द सर्कल, जहां पे हेड ऑफ द सर्कल अपेलेट अथॉरिटी है तो ऐसे केस में जो पिटीशन है वो कहां जाती है, मेंबर पर्सनल को जाती है, मेंबर पर्सनल को जाती है. रूल रिव्यू पिटीशन अंडर रूल 29A, ये भी याद रख लीजिए, रिव्यू पिटीशन जो प्रेसिडेंट को सबमिट होता है वो दिया है रूल 29A के अंदर. 29A तो 29 वो वही कह रहा है कि भाई प्रॉपर चैनल में इसको सबमिट करना है. कोई भी पिटीशन डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल साहब को हमको नहीं भेजना है किसी भी हाल में कि भाई सीधे DG पोस्ट को लिख के भेजना है कि हमें कोई प्रॉब्लम है. हमेशा प्रॉपर चैनल के जाना है और अगर कोई ऐसी पिटीशन जाती है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, विल बी फाइल्ड एंड नो नोटिस ऑफ एनी काइंड विल बी टेकन ऑफ इट. हालांकि अगर कोई पिटीशन डायरेक्टली
इसीलिए भेजा जाता है दैट द पर्सन एक्चुअली सबमिटेड इट टू द लोअर अथॉरिटी बट द लोअर अथॉरिटी वाज नॉट एट ऑल गिविंग रिस्पॉन्स, देन इन सच अ केस it can be sent directly and DG Sahab may take a note of it that the lower establishment has failed to comply with the provisions। तो ऐसे केस के अंदर जो है हम लोग पिटीशन को डायरेक्टली भी भेज सकते हैं इफ agreed official complains that he cannot get reply at all to the petition that was submitted in proper manner। ठीक है, इसके अलावा हम आगे रखते हैं कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई फॉर्मर एम्प्लॉय है, जैसे कि मैं हूं, पोस्ट ऑफिस छोड़ चुका हूं, अगर मुझे भी कोई एप्लीकेशन डीजी साहब को देनी है तो मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूं, इट शुड बी थ्रू हेड ऑफ द सर्कल, या फिर मेरा जो आखिरी ऑफिस रहा है ना, जहां से मैं रिजाइन दे, जैसे एज एसडीआई मैंने रिजाइन दिया, मेरे जो एसएसपी साहब है ना, उनके थ्रू जो है मैं अपनी एप्लीकेशन भेजूंगा, डायरेक्टली मैं डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद भी नहीं भेज सकता। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। द ऑफिसर बाय हुम अ पिटीशन इज रिसीव्ड फॉर ऑनवर्ड सबमिशन, भाई जब पिटीशन मिली है, मान लीजिए सीधे प्रेसिडेंट के लिए पिटीशन मिली है आपको, और आपको उसको ऑनवर्ड भेजना है, तो ये काम करने हैं फॉरवर्डिंग अथॉरिटी को। वो क्या क्या काम करने हैं, एक तो पूरी रिपोर्ट बनानी है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ फॉरवर्ड करना है, एंड दैट ऑफिसर इज सपोज टू प्रोवाइड अ डेफिनेट रिकमेंडेशन दैट दिस पर्सन इज प्रेइंग फलाना फलाना थिंग, दैट इट इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। एंड इन पिटीशन इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन लोकल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, देन इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश and all the documents also and then forwarded। okay, please note this। it is saying no petition lies to the higher authority except against the order of the next lower authority। भाई जब लोअर अथॉरिटी को आपने पिटीशन दिया ही नहीं है तो फिर हायर अथॉरिटी के पास जाके क्या करेंगे? हायर अथॉरिटी के पास कब जाएंगे? जब लोअर अथॉरिटी के किसी ऑर्डर के आप खिलाफ या उसके अगेंस्ट या उसके संबंध में रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। अब कितने दिनों में कर लीजिएगा? अगर आप लोअर अथॉरिटी या किसी भी अथॉरिटी के किसी मैटर से अग्रीव्ड है तो आपको टाइम दिया है 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स के अंदर उसके बारे में पिटीशन जो है वो आपको सबमिट कर लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, हेड ऑफ द सर्कल और हेड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू द डीजी। जो डीजी के सबऑर्डिनेट है यानी हेड ऑफ द सर्कल है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के हेड है, वो विदहोल्ड कर सकते हैं पिटीशन को। उसके लिए बहुत सारी कंडीशन दी है कि पिटीशन की लैंग्वेज सही नहीं थी, या हेड जो उस बंदे को आपने पिटीशन दिया वो खुद ही कंपिटेंट था। बहुत सारे रीजन है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वीडियो में आप दोबारा देख सकते हैं। ऐसे केस में वो विदहोल्ड कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो लोअर अथॉरिटी है वो खुद ही उस पर ऑर्डर पास कर सकती हो, तो वो समझते हो कि भाई हमको आगे भेजने की इसकी क्या जरूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो लोअर अथॉरिटी है, मान लीजिए चीफ पीएमजी साहब है, आपने उनसे कोई रिक्वेस्ट करी ही नहीं है, सीधे चीफ आप डीजी साहब को लिखना चाह रहे हैं, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे केस में भी है कि अगर प्रीवियस एप्लीकेशन है ही नहीं आपकी कोई प्रीवियस एप्लीकेशन है ही नहीं, तो उसे क्यों फॉरवर्ड करेंगे भाई? आप चीफ पीएमजी साहब को लिखिए, वही सॉर्ट आउट कर देंगे, डीजी साहब के पास जाने की क्या जरूरत है। यहां लिखा है मे विदहोल्ड पिटीशन इन फॉलोइंग केसेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसफर का केस हो गया, या फिर कोई प्रोबेशनर है उसके केस में हो गया, किसी ने अनकंडीशनल रेजिग्नेशन दे दिया है, अगर पिटीशन जो है इसकी लैंग्वेज गड़बड़ है, अगर पिटीशन पहले ही डिस्पोज ऑफ किया जा चुका है, अगर पिटीशन जो है दैट कैन ऑलरेडी बी डेल्ट विद द पर्सन टू हुम इट इज सबमिटेड थ्रू, एंड इफ मोर देन 6 months had been elapsed or many reasons are given over here, the PDF will be shared with you, it is in the description box also, you can read it here also and you can check the live videos for the purpose also। यहाँ पे आप सब पढ़ लीजिएगा, आपके सामने वैसे तो मौजूद है। आगे चलते हैं, इसके अंदर कह रहा है द हेड ऑफ अ सर्कल और एनी अदर अथॉरिटी डायरेक्टली सबमिटेड सबऑर्डिनेट टू द डीजी, इनको विदहेल्ड वाली जो पिटीशंस है ना, अगर आपने आप चीफ पीएमजी साहब हैं एंड यू हैवंट फॉरवर्डेड सम पिटीशंस, यू हैव विदहेल्ड देम, इन सच अ केस यू आर सपोज्ड टू सबमिट अ क्वार्टरली स्टेटमेंट टू द डीजी पोस्ट। ये सेम है प्रेसिडेंट के केस में भी। अगर प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड की जाने वाली पिटीशंस विदहेल्ड करते हैं, किसी भी कारण से करते हैं, तो उन सारी की सारी जो है चीजें, उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजा जाना जरूरी है।
पिटिशन टू द प्रेसिडेंट में भी एड्रेस टू द सेक्रेटरी, भी सेक्रेटरी के थ्रू पिटिशन जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और ये मैं बार बार वाली गलती फिर कर रहा हूं, ये हाँ अब ठीक है, फुल हो गया। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ पिटिशंस टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम आउटसाइडर, इसके अंदर ना रूल्स के अंदर दो तरह के दिए, एक तो कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना वो पिटिशन दे रहा है, एक दिया है कि प्रेसिडेंट को पिटिशन कौन दे रहा है, आउटसाइडर दे दिया है। तो 123 आउटसाइडर वाला है और रूल नंबर 123A वाला जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट वाला है। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपाइल किए हैं कि पिटिशन में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। पिटिशन इंक्लूड्स मेमोरियल, लेटर्स, एप्लीकेशंस, सब कुछ। पिटीशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए, हाथ से लिखा नहीं होना चाहिए। इट कैन बी आइदर इन टाइप और इन प्रिंट। इट शुड बी इन इंग्लिश फॉर आउटसाइडर, इट शुड बी इन इंग्लिश एंड इट मे बी विदहेल्ड इफ देयर इज इम्प्रॉपर लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई नहीं करते हैं, कोई फाइनल डिसीजन हो चुका है लॉ का, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आप केवल उस चीज के बारे में पिटीशन दे सकते हैं जिसपे आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है। भाई रामू काका की भैंस ने कितना दूध दिया, इससे आपका कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। सो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इफ मोर देन 6 months elapsed, ऐसे केस में भी नहीं हो सकता है। वही है क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रेसिडेंट को सबमिट करना है। जब बात आती है कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिविल मैटर का मैटर है, कोई सिविल एम्प्लॉयमेंट का मैटर है, तो जो पॉइंट नंबर 123 के दिए हैं रूल नंबर, वो तो फॉलो होंगे ही होंगे। इसके अलावा ये भी फॉलो होगा एडिशनल कि भाई इन केस में 123A के केस में रीजनल लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज में भी पिटीशन दे सकते हैं, बट द फॉरवर्डिंग अथॉरिटी इज सपोज टू ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश। So basically, a petition can be submitted with documents in any of the regional language specified in the 8th schedule of the Constitution. There are 22 languages which are specified. यहाँ से आप अपने उसका Constitution वाला पेपर या अपना GS वाला पेपर भी कवर कर सकते हैं। 8th schedule में हमारी regional languages दी गई हैं, 22 हैं आई थिंक। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे नीचे करेक्ट कर दीजिएगा, नीचे मतलब कमेंट बॉक्स में। किसी भी स्पेशल पेंशन, किसी भी रिलैक्स्ड रूल्स, किसी भी टेम्परेरी एंगेजमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या रिमूवल ऑफ प्रोबेशनर के केस में आपका पिटीशन एडमिसिबल ही नहीं है। एडमिसिबल इसलिए नहीं है कि भाई आपसे कहा गया कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया था देश के लिए, इसीलिए आपको स्पेशल पेंशन ग्रांट की थी रूल्स को रिलैक्स करते हुए। ऐसे केस में अगर आपकी बंद कर दिए जाए, कुछ चेंजेस किए जाए ना, केवल जो रूल में है ना उस चीज के लिए ही पिटीशन दायर करा जा सकता है। आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अंदर कह रहा है, ये हम आ गए जो हमारे पर्सनल मैटर्स वाले चैप्टर पे। यहां कह रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कोई भी सिविल सूट कोर्ट केस शुरू करना है तो ऐसे केस में डायरेक्टर जनरल की प्रायर परमिशन चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द प्रायर परमिशन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि अगर कोई अर्जेंट नेचर का है तो आप कर लो, लेकिन सैंक्शन के लिए उस मैटर को भेज दो आप। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो भी केसेस के वकालतनामा होते हैं, कोई भी केसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो गैजेटेड ऑफिसर, गजेटेड रैंक के ऑफिसर जो होते हैं वो सब लोग पात्र हैं, वो सब लोग कंपिटेंट हैं, ऑथराइज्ड हैं टू साइन on behalf of the central government. So if there is a question in your examination that who is competent to sign the wakalatnama on the behalf of the central government, the answer will be gazetted officers. Or there will be a question that who is competent enough to sign all the documents related to the court case instituted by the department. Then in such a case the person who is competent are all the gazetted officer in the postal department. All right. इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, उसको पर्सनली सू किया जाता है, कहने का मतलब मैं मान लीजिए डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूं, मुझ पे किसी ने केस कर दिया है, और अगर वो केस इसीलिए किया है कि मैं अपनी कर्तव्यों का, अपने विभागीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, आई वॉज डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज एंड इट इज द केस टोटली belongs to this fact that I was discharging some duties for the Department of Post, nothing else, then department will also be recorded एज अ डिफेंडेंट। उसको जो है जो उसको पार्टी बनाने का प्रावधान है। और अगर मेरी पर्सनल कैपेसिटी है, मतलब मैंने कोई गलती करी है पर्सनल कैपेसिटी में, मुझे मेरे पर्सनल कैपेसिटी में सू किया गया है मेरे नेग्लिजेंस की वजह से, या ये वर्ड देखिए रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, ऐसे केस में गवर्नमेंट कहेगी भैया राम राम, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई क्लेम होता है तो उसके लिए हेड बता रहे हैं, कहां वो हेड में डेबिट होगा, एस्टेब्लिशमेंट कंटिंजेंसीज
ऐसी चीज़ें जो ना देखी ना सोची ना सुनी, एस्टेब्लिशमेंट कंटिजेंसी का हेड जो है उसके अंदर उसको डेबिट करना है। रिकवरी भी केस अगर डिफॉल्टिंग ऑफिशियल पता चल जाए, अगर पता चल जाए कि विभाग को जो पेनल्टी देनी पड़ी है वो किसकी वजह से देनी पड़ी है, तो हम उसकी रिकवरी भी जो है वो डालते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 311, यह याद कर लीजिएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर में भी आ सकता है। जनरली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट किया है उससे नीचे के लेवल की अथॉरिटी आपको रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक या डिसमिसल वगैरह नहीं दे सकती। देखिए पढ़ लीजिएगा, नो पर्सन हुज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस यूनियन होल्ड सिविल पोजीशन यूनियन शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड। आपको डिसमिस और रिमूव कौन नहीं कर सकता? ऐसी अथॉरिटी subordinate to that of which he was appointed. So if I was appointed by a higher authority, the authority, भले ही मैं उसके कंट्रोल में हूं, उस समय उसके अंडर काम कर रहा हूं, but they cannot remove me or dismiss me if they are subordinate to the authority which actually appointed me. यहां पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, पेपर में पूछा जाता है ऑल केसेस ऑफ हाईवे रॉबरी, थेफ्ट चोरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, cheating by personation and all offenses under section 52 of the post office act are cognizable। दो तरह के अपराध बताए गए ना, संज्ञेय असंज्ञेय, कॉग्निजेबल अनकॉग्निजेबल, एक में बेल होती है एक में नहीं होती है। किसमें होती है? ओके, द क्वेश्चन इज बेल किसमें हो जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉग्निजेबल में हो जाती है कि नॉन कॉग्निजेबल में हो जाती है? तो कहा है कि ये सारी जो है ना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो भाई कॉग्निजेबल हैं। और चीटिंग अदर देन बाय पर्सोनेशन, मतलब किसी के रूपांतरण ना करते हुए अगर की है, फॉर्जरी करी है, और ऑल ऑफेंसेस अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट, केवल सेक्शन 52 वालों को छोड़ के अगर है, या फिर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 और मोर हैं, उसको भी छोड़ के हैं, तो नॉन कॉग्निजेबल नेचर की हो जाती है। Offenses under section 20 of the Indian Telegraph Act are non कॉग्निजेबल। दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल होता है बेल वाला, कॉग्निजेबल होता है? बताइएगा जरा, पूरा लिख के बताइएगा, कॉग्निजेबल बेल होता है या नॉन नहीं होता है? अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज नॉन कॉग्निजेबल केस मस्ट बी, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो हेड ऑफ द सर्किल के परमिशन के, प्रीवियस सेक्शन के बिना वो नहीं किया जाना चाहिए। और जब कोई अथॉरिटी ऐसी ऑफेंडर है, जब कोई बंदा ऑफेंडर है और वो जो ऐसी अथॉरिटी है जो कि अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर जनरल है या उससे भी हायर अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया किसी ऑफेंडर को, किसी गलत करने वाले को, तो उसके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो वो विदाउट सैंक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल नहीं हो सकती है। ठीक है, याद करने वाले, यहाँ हेड ऑफ द सर्कल है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केस में, प्रोसिक्यूशन के केस में, और अगर अपॉइंटेड बाय डीजी है तो भैया फिर डीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो लाइकली 14 डेज देते हैं आपको इंक्वायरी की डेट फिक्स करने के लिए। तो 14 डेज वाला टर्म ना याद रखिएगा, दिस इज आस्क्ड इन द पेपर्स इन द पास्ट। द ऑफिसर कंडक्टिंग द prosecution should remember that there may be several cases against the same accused person। भाई एक ही बंदे के ऊपर कई सारे केस हो सकते हैं। He can at one trial, एक बार जब हम उनको ट्रायल करते हैं तो उसको मैक्सिमम 3 चार्जेस, एक ही तरह के मैक्सिमम 3 चार्जेस के लिए सॉरी चार्ज किया जा सकता है। और ये जो 3 चार्जेस है ना, ये पिछले 12 मंथ्स के अंदर ही हुए, मतलब एक ही समय के होने चाहिए, 12 महीने के अंदर। तो ये 3 चार्जेस वाली बात और ये 12 महीने वाली बात दिमाग में रखनी है। ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इन द सेम सेक्शन ऑफ इंडियन कोड। ऑफेंसेस, और हाँ, ऑफेंसेस सेम काइंड के कब होते हैं? भाई हम कैसे पता करेंगे सेम काइंड के ऑफेंसेस है कि नहीं? हमने तो कह दिया सेम काइंड के 3 ही हो सकते हैं, बट हम पता कैसे करेंगे सेम काइंड के हैं कि नहीं? कैसे पता करेंगे? उसने कहा ऐसे ऑफेंसेस जो इंडियन पीनल कोड में सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट या सेम तरह से पनिशेबल है ना, वो सेम काइंड के होते हैं। बड़ा सिंपल सी बात कही, समझ में आ गई, आसानी से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा जो भी ऑफिशियल विटनेस होते हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो एडमिसिबल होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि कोर्ट कोई फाइन इंपोज करने वाला है तो कोर्ट को पहले ही बता दो कि भैया इससे हमें भी चाहिए, इसने हमारा नुकसान किया है, हमारे को भी इसमें हिस्सा चाहिए। मतलब हम लोग को भी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बता दीजिए कि इफ फाइन इज इंपोज्ड, सो मच ऑफ फाइन एज इज रिक्वायर्ड टू मेक गुड द लॉस सस्टेन बाय डिपार्टमेंट।
वो भी जो है मेड ओवर टू द डिपार्टमेंट करने हैं। तो कोर्ट को बता के रखेंगे तो कोर्ट उस हिसाब से फाइन को बढ़ा के इन्फ्लेट करके रखेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट गारंटीड ऑफिसर अगेंस्ट एवरी लॉस। वो कह रहा है कि वैसे तो गवर्नमेंट बहुत ख्याल रखती है अपने कर्मचारियों का, पर ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के लॉसेस को कवर करके चलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी सी बात कही है, देख मतलब डिफेंसिव सा स्टेटमेंट है। एक चीज जो मैंने वीडियो में लाइव वीडियो आपसे डिस्कस करी, ऑल पर्संस जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो ज्यूरर्स और असेसर्स बनने से एग्जम्प्टेड हैं। ऑल पर्संस ऑफ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द लायबिलिटी टू एक्ट एज अ ज्यूरर और एज अ असेसर इन द कोर्ट्स। ज्यूरर्स क्या होते हैं, असेसर्स क्या होते हैं, मैं वीडियो में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। ज्यूरर्स वो होते हैं जो एक अक्षय कुमार की मूवी थी रुस्तम, उसमें ज्यूरी पहले जमाने में ब्रिटिश टाइम में और उसके बाद भी कोर्ट के डिसीजंस लेती थी। असेसर्स आर देयर टू असिस्ट द जज इन द कोर्ट्स, टेम्परेली हायर किए जाते हैं पीपल फ्रॉम गुड बैकग्राउंड। तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दैट। There is an objection to the confidential communication between the superior and the medical advisor of a subordinate. Yes, if there is a question in your paper, मान लीजिए आपने मेडिकल दिया हुआ है, तो क्या आपके ऑफिसर डायरेक्टली जिसने आपको मेडिकल दिया है उससे कॉन्फिडेंशियली कुछ कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कहेंगे सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा जाता है, देन फ्रेंड्स प्लीज नोट, व्हेनेवर देयर इज अ सेकंड ओपिनियन इन मेडिकल केस, there is a copy that is given to you, so it is not a confidential conversation, and only when you will go for re-examination, only then a second opinion will be derived by the medical practitioner. So there is a problem, there is an issue, there is an objection with the confidential communication. So whatever is happening must be in the knowledge of the person who has been judged on the basis of medical ground. मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, confidentially it is not allowed. There may be a question in your paper, जैसे वो वाले questions आते हैं ना, identify the incorrect statement, तो जरा थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। Funeral expenses must be given and debited to contingent grant of the office concerned. यहाँ ध्यान रखिएगा, एक हमने डिस्कशन में निकाला था, मैं भी नहीं जानता था, भूल गया था। Immediate relief or funeral expenses, immediate relief is 10,000 rupees and funeral expenses is 5,000 rupees. जब व्यक्ति का खुद का परिवार, own family is executing all the rituals and everything, then immediate relief is given. But when someone else, on the behalf of the family is doing it, then funeral expenses are also, that is 5,000, are admissible. Death must be reported to the appointing officers. पे ध्यान रखना है, अपॉइंटिंग ऑफिसर को डेथ जरूर रिपोर्ट करनी है, और गैजेटेड के केस में तो साहब डीजी साहब को रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। कंटेजियस डिसीज, अगर जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, अगर आपको कंटेजियस डिसीज है ना, या आपको कोई रिपल्सिव डिसीज है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंटेजियस डिसीज या रिपल्सिव डिजीज को आप रिपोर्ट करें इमीडिएट सुपीरियर को। कंटेजियस शब्द से ध्यान आया, बहुत ही एक अच्छी फिल्म है कंटेजियन, देखिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छी लगेगी एज फार एज करंट सिनेरियो इज कंसर्न। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया सिक्योरिटी वाला। तो भैया ये बोला है कि कई सारे हमारे लोगों के नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि उनसे सिक्योरिटी लेना जरूरी होता है। कैशियर हो सकते हैं, केयर टेकर हो सकते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो सकते हैं, मेल गार्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरर हो सकते हैं, जीडीएस वगैरह भी हैं। तो भाई इस बारे में कही गई है, क्यों लेते हैं, क्योंकि जरूरी होता है उनकी नेचर ऑफ वर्क की वजह से। बीपीएम से भी 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड लेते थे हम लोग, फिडेलिटी बॉन्ड कहते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता था जनरली ये। वैलिडिटी इज 5 ईयर्स, इनकी वैलिडिटी 5 ईयर है। अभी हाल ही में एक लेटर आया कि नहीं, अब बस इस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और कही है, प्लीज याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाने वाली चीज है। व्हेन द सिक्योरिटी डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ कैश, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और गवर्नमेंट प्रोविजनरी नोट और पोस्टल सर्टिफिकेट इज गिवन, अगर ऐसे फॉर्म में दे रहा है कोई आपको सिक्योरिटी, देन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शेल बी 2/3 ऑफ द अमाउंट, यानी कि 75% सिक्योरिटी ले लो आप। अमाउंट मान लो 1 लाख है तो 75,000 ले लेना, अगर इस किसी फॉर्म के अंदर आपको दिया जा रहा है। और बहरहाल अगर किसी की 20 साल की सर्विस हो गई है, अगर कोई रिटायर्ड बंदे को आपने, पेंशन रिसीवर को आपने लगा लिया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पे, अगर कोई हेड ऑफ द सर्किल है जो कहता है नहीं इससे नहीं लेनी है, तो इन 3-4 केसों में क्या है ना, हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल हमें छोड़ देनी है। वी नीड नॉट टू टेक एनी सिक्योरिटी ऑफ एनी काइंड। It is saying that security deposit may be in cash or in the post office saving banks form
गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, देयर कैन बी पोस्टल सर्टिफिकेट्स, केईपी, एनएससी, पासबुक वगैरह भी होती थी। पर्सनल बॉन्ड भी सर्व कर सकते हैं जिसमें 2 श्योरिटीज। श्योरिटीज कौन होते हैं? जो कहते हैं हाँ भाई मैं प्रणय छिब्बर को जानता हूं, इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। श्योरिटी, श्योरिटी दे रहा है मेरी, है ना। आई होप अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मेरी श्योरिटी जरूर दे देंगे। वो कह रहा है जब भी श्योरिटीज आती हैं, ठीक है, व्हेन एन ऑफिसर इलेक्ट्स टू फर्निश सिक्योरिटी बाय मींस ऑफ पर्सनल बॉन्ड, तो ऐसे केस में श्योरिटी अनिवार्य हो जाती है। मैंने अभी आपसे पिछले सेंटेंस में ये बात बोल दी थी। इसमें कहा है जो श्योरिटी है ना वो डिपार्टमेंट के बंदे नहीं होने चाहिए, या एनी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, या नियर रिलेटिव्स ऑफ जो व्यक्ति जो श्योरिटी दे रहा है उसके नियर रिलेटिव्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। एन ऑफिशियल हु हैज गिवन satisfactory security will not be called on to give further security when promoted to higher post। नॉर्मल सी बात कह रहा है भाई, अगर आप आगे बढ़ोगे तो हम आपसे बार बार सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे, एक बार दे दी ठीक है। द सिक्योरिटी गिवन बाय सब पोस्ट मास्टर एंड पोस्टल असिस्टेंट promoted to डिप्टी पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर्स और पोस्ट मास्टर होल्ड्स गुड ऑन देयर प्रमोशन। तो बता दिया कि भाई इन लोगों ने अगर सिक्योरिटी दी है तो जब वो ये बन जाएंगे, इफ दीस पीपल हैव गिवन यू द सिक्योरिटी इन सम फॉर्म, इफ दे गेट प्रमोटेड टू हियर, देन देयर अर्लियर सिक्योरिटी विल होल्ड गुड। ये फिर से वही वाली बात आ गई, ऊपर हमने बात कर ली थी। बॉन्ड कैसे होते हैं? पोस्ट ऑफिस के, गवर्नमेंट प्रोविजनरी बॉन्ड वगैरह कैसे भी कर सकते हो। सिक्योरिटी बॉन्ड जो है पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड जिसमें श्योरिटी लग रहे थे। श्योरिटीज मस्ट बी एग्जामिन्ड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना that I have given you 2 sureties, one name is something else and other's name is anything else. So Mr. something else and Mr. anything else, they must be examined whether they are competent enough, whether they are good enough, whether they are people of that much integrity, that much financial power that they can give surety on my behalf. So this has to be examined that whether these sureties are good enough to be the sureties. मैं बनने के लायक हूं या नहीं, ये चेक करना जो है बहुत जरूरी है। अगर किसी श्योरिटी की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका रेसिडेंस भी बदलता है, तो जिस ऑफिशियल की सिक्योरिटी दी है, जिसके बिहाफ पे श्योरिटी दी गई है, उसकी जिम्मेदारी है ये बताना कि भैया ऐसा हो गया है। कैसा हो गया है? ऐसा हो गया, मर गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, या चेंजेस इन रेसिडेंस हो गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, यू आर लाइबल टू बी सस्पेंडेड एंड देन इवन रिमूवल पेनल्टी मे बी गिवन। Each year in the month of April in form Sec-39 you have to give the certificate that the sureties are alive and they are solvent। तो ये भी एक प्रोसेस था। तो यहाँ में अप्रैल का महीना, द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड फॉर्म Sec-39 वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। ओके, इट इज सेइंग ईच ऑफिसर हुज कस्टडी, जो कस्टडी रखता है बॉन्ड्स की, उसकी जिम्मेदारी है कि हर 40 बॉन्ड पे एक बॉन्ड को ना पर्सनली वो ढंग से एग्जामिन कर ले। तो याद रखिएगा 40 बॉन्ड पे 1 बॉन्ड वेरीफाई करने की जिम्मेदारी है। अगर 40 40 80 है तो 2 वेरीफाई करनी है, 120 और 3 वेरीफाई करने हैं। ऐसी बात वो यहां पर कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज को टिन बॉक्स में रखना चाहिए, मतलब टिन बॉक्स में आजकल तो क्या अलमारियों में रखी होंगी, बट सिक्योरिटी जो है टिन बॉक्स में रहनी चाहिए। एंड इन द जॉइंट कस्टडी ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑफ एचओ अलॉन्ग विद अकाउंटेंट। जॉइंट कस्टडी का प्रोविजन है, यहां पे ध्यान रखिएगा, जॉइंट कस्टडी की बात हो रही है। Sec-19 में रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करते हैं, और अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ACG 43 के अंदर जो है मेंटेन करते हैं। अगर कोई ऑफिशियल की डेथ हो जाती है या वो डिपार्टमेंट को छोड़ देता है तो उसके बॉन्ड को 5 इयर्स के लिए प्रिजर्व करना है। और अगर कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट छोड़ देता है और उसके बॉन्ड को हम क्यों जमा करते हैं? वी टेक अ सिक्योरिटी बॉन्ड दैट ही विल कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द डिपार्टमेंट इफ एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन हैपेंस, यानी कुछ गड़बड़ है उस व्यक्ति के साथ या उसके कंडक्ट की वजह से या कुछ मैटर चल रहा है, तो ऐसे केस में 30 इयर्स के लिए ना प्रिजर्वेशन पीरियड की बात कही गई है। और
ये जो बात कही गई है ना, ये अगर ऐसा हो जाता है रोका है, तो केवल डीजी पोस्ट के अप्रूवल से ही यहाँ पे ना 30 इयर्स वाले केस में इसको रिमूव किया जा सकता है, मतलब रीपे किया जा सकता है। प्रोफेशनल मनी लेंडर्स आर नॉट अलाउड टू बी दी दी act as the sureties, and also soldiers are not allowed to act as security. Also it is not advisable to accept ladies as sureties, मतलब नॉट एडवाइजेबल लिखा है, पुराने रूल हैं हालांकि, लेकिन नॉट एडवाइजेबल लिखा है, ऐसा नहीं लिखा नहीं करना है। अगर कोई मेल नहीं है तो कोशिश करो कि भाई सिंगल या विडो लेडी हो, इन्हीं का लो। अदरवाइज मैरिड लेडीज के केस में ना, पहले के टाइम में आप जानते हैं चलता था, उनके हस्बैंड लोग टांग अड़ा सकते हैं श्योरिटी वोरिटी के केस में, तो बोला कि भाई कोशिश करो एज फार एज पॉसिबल ना हो ऐसा। पुराने रूल लिखे हुए हैं, अनइम्पॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। The security furnished by an employee will be liable to forfeiture at the discretion of डायरेक्टर जनरल। तो भाई डायरेक्टर जनरल के पास पावर है केवल forfeiture करने के लिए, या फिर ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे डायरेक्टर जनरल साहब ने ना क्या किया है, ऑथराइज कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है। तो ऐसे लोगों को भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इन दी एम्प्लॉय इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय क्विटिंग द सर्विस, अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है विदाउट प्रॉपरली अकाउंटिंग फॉर ऑल मनीज, स्टोर्स valuable in his custody and without satisfactorily adjusting his accounts और without permission, अगर without permission नौकरी छोड़ोगे ना, आपका सिक्योरिटी जब्त। अगर आप कम से कम 3 महीने का नोटिस दिए बिना ऐसा कुछ काम करते हैं, आपकी सिक्योरिटी जब्त। ठीक है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा कभी कुछ होता है तो जो बॉन्ड है वो हेड ऑफ द सर्किल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के पास भेज, मतलब आपको पता है ना, हेड पोस्ट ऑफिस में form the bonds are kept in the head post office, and if any forfeiture in part or anything is done, then it should be sent to the administrative office. That means it should be shifted to the divisional office, SSP साहब के पास भेज दो या फिर सर्किल ऑफिस ही भेज दो। अगर किसी डिपॉजिट्स को यानी किसी सिक्योरिटी को अनक्लेम्ड रह जाती है, रिटायर हो गए लेकिन हम लेने ही नहीं आए 3 साल तक, तो ऐसे केस में जो है वो जो रिफंड है वो गवर्नमेंट के मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर वो कब मिलेगा, तभी मिलेगा जब डीजी साहब जो है ना वो अलाउ कर देंगे। और ये नियम जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी एप्लीकेबल है। अरे भाई आपका समय पूरा हो गया तो अपने बॉन्ड का पैसा ले लो ना यार, वेट किसका कर रहे हो। इसके अंदर फिर स्टॉक वाले पॉइंट पे आ गए कि भाई ऑफिस का इंचार्ज जो होता है स्टॉक का पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका ये फर्ज है कि वो सारी टाइपराइटिंग और कॉपिंग मशीन्स को मंथली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैंने सवाल किया था टेस्ट में भी, मंथली एग्जामिन कर ले, फोटोकॉपी रजिस्टर को भी करे, कंडेमनेशन के बिना कोई भी चीज़ ना वॉर्न आउट या अनफिट नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, डेड स्टॉक एंड स्टोर्स। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये डेड स्टॉक माने जाते हैं, और जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं पेन पेंसिल थ्रेड फाइल ये सब क्या कहते हैं, पेरिशेबल आइटम्स भी होते हैं, स्टोर्स कहलाते हैं। तो स्टोर्स और डेड स्टॉक, ठीक है दोस्तों, स्टोर्स और डेड स्टॉक इन दोनों के अंदर जो है आप एकदम फर्क करना सीख लीजिए। स्टॉक बुक SK1 सॉरी SK1, वैसे मैं खांस रहा हूँ लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इज प्रॉपरली मेंटेन। बाय द वे बी सेफ, वियर मास्क। SK1 स्टॉक बुक जो है SK1 में मेंटेन होती है, आप लोग इसको जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुना सुनाया जो है ये फॉर्म नंबर है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑफिस मस्ट डेली एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द लॉक्स ऑफ द मेन डोर्स लीडिंग इनटू द ऑफिस। पर डेली एग्जामिन करना है किसे, ये मैंने वीडियो में शायद डिस्कस नहीं किया, डेली एग्जामिन करना है ऑफिस के लॉक्स की कंडीशन को, और महीने में एक बार जो बॉक्स वगैरह अलमारी वगैरह के लॉक है ना उनको चेक करके रखना है। जब जॉइंट कस्टडी है ना तो दोनों लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स के अलग अलग लॉक देने हैं, ये नहीं कि एक ही ताला दे दिया उसकी 2 चाबी दे दी, दैट इज नॉट जॉइंट कस्टडी। व्हेन इट इज अबाउट जॉइंट कस्टडी इट इज 2 locks of different patterns with each of them so that one another cannot open, right? Okay, locks can not be repaired locally। भाई कैसे आप रिस्क ले सकते हो, पता चला ट्रेजरी की मेन चाबी का आपने लोकली चाबी बनवाई, उसने एक और बना ली, रात को आके लूट पाट के चला गया।
इट कैन नॉट बी मेड, सीधे डिपो से ही जो है मिलेगा। और जो स्पेयर डुप्लीकेट कीज होती है ना, वो डिविजनल ऑफिस में रखी जाती हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो डिविजनल ऑफिस से या पीएचडी या कहीं से भी आ रही है तो वो इंश्योर्ड के थ्रू आती है, इंश्योर्ड के थ्रू, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा SK1A में रजिस्टर ऑफ बैग बनता है और SK1B में रजिस्टर ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स बनता है। तो SK1A और SK1B, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के साथ जो मैं मैटर पढ़ रहा हूं उसका PDF का लिंक, तो वहां से इस चीज को याद कर लीजिएगा। गार्ड बुक, सवाल पूछ लेना पेपर में, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ इंडेंटिंग द गार्ड बुक? इट शुड बी इंडेंटेड एवरी 3 years. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑफिस शुड प्रिपेयर इंडेंट्स ऑन द डिपो इन फॉर्म SK2। आपको पता है SK2 में इंडेंट बनाते हैं वो डिपो के लिए। ऑल द इंडेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, बट इमरजेंट इंडेंट्स ये कभी भी बन जाती है, इमरजेंट इंडेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट। इमरजेंसी वाली इंडेंट हो गई ट्रिप्लीकेट में बनती है। वैसे तो सारी जो इंडेंट होती है वो काउंटर साइन करते हैं। कौन काउंटर साइन करते हैं भाई? डिविजनल ऑफिस के, कि भाई इसकी इंडेंट जो है इसको दे दो। बट इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर इट इज नीड नॉट टू बी इंटेंडेड काउंटर साइन। इसके अलावा हम आगे की चीज पढ़ लेते हैं। इन एन आर्टिकल ऑफ स्टॉक विच कैन बी प्रोक्योर्ड लोकली, जैसे कि मान लो फर्नीचर टेबल वगैरह आपने लोकली लिया है और इसके अंदर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर, क्या कह रहा है, इफ एन आर्टिकल स्टॉक कैन बी प्रोक्योर्ड लोकली इज रिक्वायर्ड फॉर द यूजर ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज शुड अप्लाई बाय लेटर टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। ठीक है भैया, अगर आपकी सैंक्शन के बाहर की चीज है तो अपने से ऊपर के अधिकारी से सैंक्शन मांग लो, कुछ नहीं, नॉर्मल बात कह रहा है। थोड़ा लंबा था इसलिए दोबारा से पढ़ना पड़ा। इनवॉइस ऑफ आइटम रिसीव्ड SK3 भाई डुप्लीकेट में आती है। इनवॉइस जो होती है ना डुप्लीकेट में आती है। एक कॉपी इसीलिए आती है कि आप उस पर रिसीव करके यू विल रिसीव द आर्टिकल्स विच आर ऑन द इनवॉइस एंड यू विल रिटर्न इट बैक टू द सेंडिंग ऑफिस, जो भी जहां से भी आई होगी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इनवॉइस फॉर आर्टिकल ऑफ स्टॉक इशूड बाय डिपो टू इंटेंडिंग ऑफिस विल बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड इन एन एनुअल सीरीज कमेंसिंग विद नंबर 1 फ्रॉम द फर्स्ट। तो मतलब हर अप्रैल में ना दोस्तों जो इसकी इनवॉइस का सीरियल नंबर होगा, 1 अप्रैल को रीसेट होकर 1 पे आ जाएगा। 31 मार्च तक चलेगा जितने भी इंडेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर का 1 आ जाएगा। इस तरीके से इट विल गो ऑन। Forecast is done in 2 half-yearly periods, March and September. Master schedule is prepared. Margin of wastage 10% है पब्लिक यूसेज फॉर्म्स के केस में, बट मैक्सिमम लिमिट इज 15% एंड इट कैन बी इंक्रीज टू 15% बाय द हेड ऑफ द सर्कल। एंड इन केस ऑफ ऑफिशियल फॉर्म्स द मार्जिन ऑफ वेस्टेज इज 2%। दोस्तों इसको प्लीज याद कर लेना, मार्जिन ऑफ वेस्टेज का 15, 10 और 2, 15, 10 एंड 2 यू मस्ट रिमेंबर, आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर। बफर स्टॉक एट पीएचडी भाई ऑब्वियस सी बात है, सारा स्टॉक केवल भेजते रहेंगे, थोड़ा सा बफर करके रखेंगे, इमरजेंसी आ गई। जैसे जब नोटबंदी हुई थी, व्हेन डीमोनेटाइजेशन टुक प्लेस, देयर वाज हेवी रश ऑफ पीपल, दे वांटेड टू गेट देयर अकाउंट्स ओपनड इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। एट दैट पॉइंट there might be shortage of forms or stationery, so all the PhDs must maintain a 25% of what? Buffer stocks. They are saying that the bags in which forms are received should at once be returned to the stock depot. अगर भाई आपको स्टॉक डिपो में जो बैग में सामान भेज रहा है वो आपको वापस कर देने हैं, वापस करने में कोई समय भी नहीं लगाना है। ऑब्सोलीट फॉर्म्स में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म पुराने हो गए हैं, बेकार हो गए, काम के नहीं है, आप उसको स्क्रैप के रूप में सेल कर सकते हैं। आप उससे एनवलप्स बनवा सकते हैं डिपार्टमेंट के, और अगर वो इंपॉर्टेंट नेचर के हैं तो श्रेड करने हैं। श्रेड मतलब वो श्रेडिंग मशीन होती है, उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों रिमेंबर ऑल द रूल्स रिगार्डिंग बर्निंग द वेस्टेज has now been changed to shredding them because burning is not environment friendly. पढ़ लीजिएगा भाई, जूट बैग होते हैं, कैनवास बैग होते हैं, नीले कलर का एयर मेल बैग होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जूट अनप्रूफ्ड कैनवास मेल बैग्स मस्ट नॉट बी यूज फॉर एयर ट्रांसमिशन। ब्लू एयर मेल बैग शुड नॉट बी यूज फॉर सरफेस ट्रांसमिशन। भाई जब एयर मेल बैग है तो सरफेस ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज करेंगे। एवरी पोस्टमास्टर और रिकॉर्ड क्लर्क शुड एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर, ये क्या है, चेक करेंगे भाई कि कितने बैग हैं, हम पे सही है या खराब है, ये सब चीजें ये ध्यान रखिए। स्पेशल स्केल्स मैन्युफैक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड स्मिथ स्केल में बी सप्लाइड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हेड ऑफ द सर्कल। अब नहीं, पुरानी बात है, फॉर पर्पस ऑफ वेइंग कैश। तो कह रहे हैं कि कैश को वजन करके अंदाजा लगाने के लिए कि भाई कितना कैश है ये, उसके लिए गोल्ड स्मिथ प्रिंसिपल के, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार वाले,
वो होता है ना उनका, बिल्कुल हवा हवा से एकदम पैक होता है, ऐसे वाले वेइंग स्केल भी जो है सप्लाई किए जा सकते हैं। वीडियो के एंड की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। एवरी पोस्ट ऑफिस, देखिए हर पोस्ट ऑफिस में एक बोर्ड होना तय है, और वो पोस्ट है उसके नाम का, नेम बोर्ड। आज की डेट में सिटीजन चार्टर भी होता है, वर्किंग आवर्स का भी होता है, कंप्लेंट के नंबर्स का भी होता है, बट कुछ हो ना हो पोस्ट ऑफिस का नेम बोर्ड जो है ना वो तो होना अत्यंत आवश्यक है। स्टेशनरी रजिस्टर, स्टेशनरी रेट लिस्ट क्या होती हैं आपको सामने दिख रहा है, कोई इसमें बात नहीं है। हैंडबैग के आगे 3 इयर्स क्यों लिखा है, कि जो हैंडबैग हम सप्लाई करते हैं, मेल एजेंट्स को सप्लाई करते हैं या और कंसर्न लोग जिनको देना है, इंस्पेक्टर्स को भी मिलता है वैसे एक बैग, हैंडबैग नहीं होता, ब्रीफ केस कहते हैं उसको, उनकी जो वैलिडिटी होती है ना बदलेंगे उससे पहले नहीं बदलेंगे, भले फट जाए, वो जनरली 3 इयर्स के टाइम को मिलता है उनको। 3 साल में एक बार बैग ले लो, मैंने भी लिया था जब मैं SDI था तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड इंप्रेशंस ऑफ स्टैंपिंग मशीन। स्टैंपिंग मशीन कौन सी होती है हमारी दोस्तों, फ्रैंकिंग वाली मशीन हो गई, या आपने देखा होगा ना आजकल तो वैसे 5 रुपए छपने वाली फ्रैंकिंग मशीन ही कहेंगे उसको, वो भी काफी यूज हो रही है। इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर डीम्ड टू बी स्टैम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो भाई ये कह रहा है कि जो स्टैंप है ना, पोस्टेज स्टैंप हो या छपी हुई स्टैंप हो, वो सब जो है स्टैंप ही है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई स्टैंप ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ खास चीज तो मुझे नहीं दिख रही है। पोस्टेज स्टैंप को हम क्यों यूज करते हैं, ये पेमेंट होता है, किस चीज का पेमेंट होता है, ये पेमेंट होता है आप जो सर्विस ले रहे हैं डाक को पोस्ट करने की, उसके बदले का जो होता है वो पेमेंट होता है। यहां एक बात कही गई है, सर्विस स्टैम्प्स। दोस्तों सर्विस स्टैम्प्स क्या होती थी, पहले के टाइम में सर्विस स्टैम्प जो होती थी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी जाती थी, स्पेशल स्टैम्प्स, थोड़ी डिस्काउंटेड भी होती थी, तो अपने लेटर्स के ऊपर दे यूज्ड टू यूज दैट दो सर्विस स्टैम्प्स। सो इफ एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हैज यूज्ड एनी सर्विस स्टैम्प for personal use they have used service stamp, then it is not a punishable criminal offense, IPC में नहीं जाना है, but it is a matter that is to be dealt departmentally. So departmental proceeding तो वो attract करेगा, but it will not be a matter of criminal offense. Okay, please remember criminal offense नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें कह रहा है कि अगर पोस्टेज स्टैम्प्स, कैसी भी पोस्टेज स्टैम्प अगर वो डिफेज्ड हैं, अगर वो टॉर्न आउट है, अगर वो एम्बोस्ड एनवलप से निकाली हुई है, काटी हुई है, कैसी भी है ना, तो उनको जो है ना हम लोग छापेंगे नहीं। दे स्टैम्प, अगर कोई मान लीजिए कोई किसी और लेटर से फाड़ के टिकट को एक नए लेटर के ऊपर लगा देता है, तो दे विल नॉट बी डिफेज्ड, बट अ रिमार्क स्टेटिंग व्हाई दे हैव बीन इग्नोर्ड विल बी रिटन ऑन द आर्टिकल। दोस्तों ये चीज याद रखनी है हमको कि अगर कोई मैंने किसी और के लेटर से स्टैम्प को छुड़ाया, आपने लेटर पे लगाया भेज दिया, उसको डिफेस नहीं करना है, वो अनपेड आर्टिकल ही कहलाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे कह रहा है एम्बोस्ड एनवलप्स व्हेन कट ओपन मे बी यूज्ड एट रैपर्स फॉर न्यूज़पेपर्स, ऐसा हम कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन एनवलप्स मे नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। भाई रजिस्ट्रेशन एनवलप है ना, हाउ वी कैन यूज देम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, क्लियर है, इजी है। फॉर्ज करेंसी नोट्स, लास्ट पेज पे आ गए दोस्तों। फॉर्ज करेंसी नोट्स मस्ट बी डेल्ट एज पर प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई ठीक बात है, जो अगर कोई नकली नोट आ जाते हैं तो रिजर्व बैंक की जो जो उसके ऊपर फॉर्मेलिटीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, दोस फॉर्मेलिटीज वी हैव टू फॉलो। एंड इफ द कॉइन्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, कॉइन्स के बारे में मतलब ब्रोकन कॉइन हो, खराब कॉइन्स हो, नकली कॉइन हो, अगर ऐसे कहीं हमको जो है रिसीव होते हैं तो ऐसे जो कॉइन है उसको गुड करने की, मेक गुड करने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑफिशियल कंसर्न जिसने उसको लिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो बात और कह रहा है कि जनरली दोस्तों इफ यू आर वर्किंग ऑन द काउंटर एंड कोई फॉर्ज्ड करेंसी आ जाती है तो आप ट्रेजरी में जाएंगे, आपसे जमा नहीं करेंगे, आपको भुगतनी पड़ेगी। बट इट इज गिवन दैट इफ इट इज बीन सो नाइसली फॉर्ज्ड, मतलब यहां पे लिखा है द काउंटरफिट इज सो क्लियरली मेड, द काउंटरफिट इज सो क्लियरली मेड दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद ऑर्डिनरी केयर एंड देयर इज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल एक्सेप्टिंग द कॉइन और करेंसी। तो ऐसे केस में ना एक्सक्यूज दिया जा सकता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। एज अ जनरल रूल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल for accepting from the public counterfeit coins or currency is required to make good their value.
लेकिन हालांकि यहाँ प्रोविजन है कि अगर वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको नकली बनाया गया है कि मतलब अच्छे अच्छे उससे चकमा खा जाए, तो ऐसे केस में उसको जो है किया जा सकता है, रिलैक्स किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल इट्स ऑफिसेस टू इम्पाउंड फॉर्ज करेंसी। तो मतलब जो करेंसी फॉर्ज हो जाती है उसको कहाँ आप जमा कर सकते हैं, उसकी जो फॉरवर्डिंग वगैरह प्रोसेस है कहाँ कर सकते हैं, किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल ऑफिसेस रिजर्व बैंक ने ऑथराइज किया है। दोस्तों करंट की सिचुएशन बताऊं तो मुझे लगता है सारे ही शेड्यूल्ड बैंक्स है ना वो भी ले लेते हैं और आपको रिसिप्ट इशू कर देते हैं। तो सारे ही जो बैंक्स हैं उनके पास फुल पावर्स है मेरे हिसाब से। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी प्रिंटिंग या कोई भी ब्रोशर कुछ भी बनेगा दोस्तों, कुछ भी बनेगा तो डायरेक्टर जनरल की उसमें प्रायर सैंक्शन चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट ऑल द रूल्स आर इन द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग 1986 एडिशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Generally, A4 size publications are recommended. Why? Because they are most handy, they are the most cheapest, they are the ideal size, they are the most used size A4 size publication, and most matter is covered in the A4 size also. A4 can be folded also, तो छोटा बन जाता है, काफी उसके अंदर मैटर कवर हो जाता है। No new form can be introduced and no existing form may be altered without the prior sanction of director general। भाई जब भी कोई नया फॉर्म, जैसे भी AOF चल रहा है ना, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF, तो वो भी डायरेक्टर जनरल के अप्रूवल से ही जो है लागू हुआ होगा, किसी भी चीज को नहीं बदलेंगे। हालांकि लोकल लैंग्वेज में रेट्स के, रूल्स के, एब्रीवेटेड सिस्टम्स के, डिपॉजिट सिस्टम, इन सबको ना लोकली प्रिंट करके हेड ऑफ द सर्कल लगवा सकते हैं। आप तो देखते हैं कई सारी चीजें जो है लोकली प्रिंट हो जाती हैं, बट इन जनरल सम स्टैंडर्ड थिंग्स आर देयर विच cannot be reproduced, which cannot be reproduced गलत शब्द होगा, which cannot be changed or which cannot be introduced without permission of the director general post. Then this is the important point that the head of the circle may add questions to the standard forms of inspection report to meet local requirements। भाई हेड ऑफ द सर्कल है ना, वो अपने सर्कल के अंदर के जो पोस्ट ऑफिसेस के इंस्पेक्शंस होते हैं, इंस्पेक्टर आप ही लोग करेंगे आगे चल के, वो जो लोग हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो हैं उसके अंदर हमारे हेड ऑफ द सर्कल साहब, चीफ पीएमडी साहब कुछ क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर एडिशनली इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरा नॉर्थ ईस्ट सर्कल है, इस सर्कल में ये क्वेश्चन और जरूरी है, मेरा यूपी सर्कल है, इसके अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे ये क्वेश्चन और होने चाहिए और अच्छा इंस्पेक्शन होगा, जरूरी है ये, तो भाई ऐसा वो कर सकते हैं लोकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। वैसे जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया जो होता है वही चलता है। ये जैसे मैंने आपसे कहा मैं आपको पीडीएफ नीचे लिंक में डाल दूंगा, इसका यूट्यूब कंटेंट का लिंक है, मैंने ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाल रखा है, उसका लिंक है, तो दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो है उसका भी जो लिंक है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस आशा के साथ कि आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल रहा होगा आप लोगों के लिए। मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वेरी गुड नाइट। प्लीज़ आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो उससे आप दूर मत हटिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी आएगा और फिर एकदम से वही 30-40 दिन बचे होंगे और हम लोग को प्रिपरेशन जारी रखनी है इस उम्मीद के साथ। इसका टेस्ट जो है वो मेरे ब्लॉग पे लाइव है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू गो एंड टेक द टेस्ट। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दोबारा से बोलता हूँ, जबान लड़खड़ाए बना, अच्छी बात बोल रहा हूँ ना इसलिए एक बार में बोलूँगा, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट इज़ गुड नाइट।